गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसलेशन। और आप जानते हैं ट्रांसलेशन क्या है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड, टू फॉर्म ए पॉलीपेप्टाइड। और इस पॉलीपेप्टाइड को बनाने के लिए जो इन्फॉर्मेशन होती है वो डीएनए के पास होती है, और डीएनए से ही इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है एमआरएनए को। और एमआरएनए पर जो कोडॉन्स होते हैं उन कोडॉन्स के हिसाब से अमीनो एसिड यहाँ पर बाइंड होते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, सबसे पहला प्रोसेस जो है यहाँ पर वो है एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड या अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। कैसे होता है ज़रा ध्यान दीजिए। सबसे पहले एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड रिएक्शन करता है एक स्पेसिफिक अमीनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम के साथ, और इसमें एटीपी की ज़रूरत होती है। बनता क्या है, अमीनो एसाइल या अमीनो एसिड, एएमपी, एंजाइम कॉम्प्लेक्स, ये बन जाता है। यानी 1 एटीपी खर्च हो जाता है। और अब ये जो बनता है ये एक स्पेसिफिक टीआरएनए से बाइंड होता है, जिससे अमीनो एसिड या अब ऐसा भी बोल सकते हो टीआरएनए अमीनो एसिड कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स बनने को हम चार्जिंग ऑफ टीआरएनए भी बोलते हैं, या आप ऐसा बोल सकते हो कि इस टीआरएनए का अमीनो एसाइलेशन हो गया है। तो इस तरह के बहुत से जो अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्सेस हैं ये सेलुलर पूल में प्रेजेंट होते हैं। आप जानते हैं ये अमीनो एसिड हो गया, और यहाँ पर जो है ये होते हैं एंटीकोडॉन। ये जो एंटीकोडॉन है, these anticodons are specific to particular codon of mRNA। तो ये इनिशियल स्टेप हुआ, और इस स्टेप की सबसे खास बात ये है कि एक एटीपी खर्च हो रहा है और दूसरी तरफ एक स्पेसिफिक अमीनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम काम करता है। ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप जानते हैं कि जो टीआरएनए है ये एडेप्टर मॉलिक्यूल होता है, ये स्पेसिफिक होता है। तो एक अमीनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम के लिए स्पेसिफिक है, और दूसरी तरफ से पर्टिकुलर एंटीकोडॉन ये रखता है, तो एक डेफिनेट अमीनो एसिड के लिए भी ये स्पेसिफिक होता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब जो ये प्रोसेस आता है, तो जो ट्रांसलेशन है इसमें 3 स्टेप होते हैं। कौन कौन से स्टेप होते हैं ट्रांसलेशन में? आप जानते हैं ट्रांसक्रिप्शन की तरह ही इसमें इनिशिएशन होता है, दूसरा स्टेप जो है वो एलोंगेशन होता है, और तीसरा जो स्टेप है वो होता है चेन टर्मिनेशन। तो 3 स्टेप हैं, चेन इनिशिएशन, चेन एलोंगेशन एंड चेन टर्मिनेशन। अब प्रश्न आता है कि इनिशिएशन कैसे होता। तो सबसे पहले हम लोग इनिशिएशन की तरफ जाएंगे। तो आप जानते हैं ये एमआरएनए आता है, ये मान लो 5 एंड से 3 एंड की तरफ है, एंड दिस इज द एमआरएनए मॉलिक्यूल। इस एमआरएनए मॉलिक्यूल पर मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास AUG लगा हुआ है ना, या AUG इनिशिएशन कोडॉन। और इसी तरह से लास्ट पे चले जाएं तो मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास UAA लगा हुआ है। आप जानते हैं दोनों तरफ UTRs पाए जाते हैं, है ना, इनिशिएशन कोडॉन से पहले और टर्मिनेशन कोडॉन के बाद दोनों ही तरफ UTR होते हैं। और ये जो UTR हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर
एफिशिएंट ट्रांसलेशन। तो एफिशिएंट ट्रांसलेशन के लिए यूटीआर बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट मेडिकल का ये क्वेश्चन बनता है। तो हमेशा याद रखो यूटीआर होगा इनिशिएशन कोडॉन की अप स्ट्रीम पर 5 एंड में, और इसी तरह से टर्मिनेशन कोडॉन के बाद होगा 3 एंड पर। अब ये करता क्या है, तो सबसे पहले स्टेप में यहाँ पर एक स्पेसिफिक जो ये एमआरएनए था, ये एमआरएनए से बाइंड करता है आकर राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट। प्रोकैरियोट के अंदर अगर हम बात करें तो 30S जो सब यूनिट ऑफ राइबोसोम है वो आकर यहाँ पर बाइंड कर लेते हैं। और जब ये 38 सब यूनिट बाइंड करती है तो इसके लिए चाहिए क्या क्या होता है, तो इसके लिए चाहिए होता है एलोंगेशन फैक्टर 3 चाहिए होता है। प्रोकैरियोट के अंदर ये बाइंड हो जाता है, ये बना लेता है। अब इसने क्या बना लिया, इसने बना लिया mRNA 30S राइबोसोम कॉम्प्लेक्स। ये इनिशिएशन का पहला स्टेप कंप्लीट होता है। क्लियर? आइए अब अगले स्टेप की तरफ चलें। तो अब जो दूसरा स्टेप होता है, दूसरे स्टेप में इस जो mRNA कॉम्प्लेक्स बन चुका है, mRNA राइबोसोम कॉम्प्लेक्स, मान लो यहाँ पर हमने जैसे बताया AUG है, तो इसके जस्ट अपोजिट वाला जो भी एंटी कोडॉन होता है क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। ए के सामने क्या आएगा, UAC। तो ऐसे अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स यहाँ पर आके जुड़ जाता है। ये आप जानते हैं क्या है, ये है एंटी कोडॉन, ये क्या है, ये है कोडॉन। तो एंटी कोडॉन और कोडॉन के बीच में क्या होती है, यहाँ पर बॉन्डिंग होती है। और इस बॉन्डिंग के लिए क्या क्या चाहिए, तो इसके लिए चाहिए होता है IF2 प्लस GTP। यानी ध्यान दो, एक ATP तो ऊपर खर्चा हुआ था अमीनो एसिड के एक्टिवेशन में, दूसरा एक GTP यहाँ खर्चा होता है और इस तरह से बॉन्ड बन जाता है। तो अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ टीआरएनए भी आकर जुड़ गया है। तो सेकेंड स्टेप में mRNA 30S राइबोसोम टीआरएनए कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अब थर्ड स्टेप इनिशिएशन का आता है। इस थर्ड स्टेप में क्या होगा भाई, इस थर्ड स्टेप में क्या होता है कि जो ये कॉम्प्लेक्स बना हुआ है AUG UAC, इस तरह से ये जो अमीनो एसिड एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, और यहाँ पर ये आपका 30S राइबोसोम हो गया है, ये 5 एंड है और ये है 3 एंड। अब यहाँ पर आके जुड़ती है लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, यानी कौन सी सब यूनिट होगी, ये 50S आके जुड़ जाता है। और इसको जोड़ने के लिए ज़रूरत पड़ती है IF1 की। क्लियर? अब ये जो पूरा का पूरा जो राइबोसोम है, अब ये जो राइबोसोम है ये कंप्लीट राइबोसोम बन जाता है। ध्यान रखना, ये जो कंप्लीट राइबोसोम है ये केवल और केवल प्रोटीन सिंथेसिस के समय बनता है। जब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती है तो ये दोनों सब यूनिट एक दूसरे से अलग रहते हैं, और इनके जुड़ने में जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो आप जानते हैं मैग्नीशियम आयन है। तो Mg++ इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर दिस। और इस तरह से भी पूरा कॉम्प्लेक्स बन गया है। इस कॉम्प्लेक्स में ये जो लार्ज सब यूनिट है इसमें 2 साइड है, एक P साइड और एक A साइड। A साइड आप ऐसे बोल सकते हो कि ये इसके बाद वाला वटेवर कोडॉन, मान लो हमने इसको U लिख लिया, तो ये जो दूसरा कोडॉन है, अब ये A साइड खाली है। यहाँ एक समझने वाली बात कि भाई ये P और A क्या होता है, तो बच्चा ये जो A है, A को बोला जाता है एक्सेप्टर साइट। कोई भी जो नया अमीनो एसिड आता है, ठीक है ना, एक्सेप्टर साइट फॉर न्यू अमीनो एसिड टीआरएनए। तो कोई भी जो नया अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स आएगा वो इसी साइट पे आके जुड़ता है। और ये जो P है ये पेप्टिडिल साइज है, या आप बोल सकते हो कि पेप्टिडिल ट्रांसफरेज साइट है, यहाँ से इसका ट्रांसफ़र हो जाता है। तो आपने पीछे देखा कि जो ये कॉम्प्लेक्स बना था अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स, ये
इसके पास एनर्जी है, एनर्जिकली फेवर्ड है। अब इसको बॉन्ड बनाने के लिए कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। तो एक बार फिर से, इनिशिएशन में कितने स्टेप हुए? इनिशिएशन में 3 स्टेप हुए। पहले स्टेप में हमने क्या किया? इनिशिएशन के पहले स्टेप में आपने देखा कि जो mRNA है वो बनाता है 30S राइबोसोम के साथ, एक एसोसिएशन करता है 30S सब यूनिट ऑफ राइबोसोम के साथ। IF3 की प्रेजेंस में mRNA 30S राइबोसोम कॉम्प्लेक्स बन जाता है। दूसरे नंबर पे क्या होता है? पहले इनिशिएशन कोडॉन का जस्ट अपोजिट एंटी कोडॉन वाला tRNA अमीनो एसिड कॉम्प्लेक्स आके जुड़ जाता है IF2 और GTP, यानी GTP खर्चा हो गया और पीछे ऊपर एक ATP खर्चा हुआ है। अब तीसरे नंबर पे क्या होता है? कंप्लीट राइबोसोम असेंबल्ड हो जाता है। इसके लिए IF1 की ज़रूरत होती है और मैग्नीशियम आयंस की ज़रूरत होती है। 30S और 50S दोनों आकर यहाँ जुड़ गए हैं। ये जो लार्ज सब यूनिट है इसमें 2 साइट होती है, एक को P साइट बोलते हैं, दूसरे को A साइट बोलते हैं। P साइट का खास रोल क्या है? ये जो P साइट होती है, P साइट का इम्पोर्टेंस ये है कि यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड वाला जो tRNA कॉम्प्लेक्स होता है वो रहता है। या आप ऐसा बोल सकते हो कि जो पहला tRNA अमीनो एसिड कॉम्प्लेक्स है वो P साइड पे होता है, नए जितने भी आते हैं वो A साइड पे आते हैं और फिर इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है। तो आइए देखें अब इलोंगेशन में क्या होगा। चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं इलोंगेशन की तरफ। तो जब भी हम इलोंगेशन की तरफ बढ़ते हैं, दिस इज द सेकेंड स्टेप ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यानी चेन इलोंगेशन कैसे होता है। तो ध्यान दो, जैसे मान लीजिए ये हमारा mRNA है 5' 3', दिस इज द स्मॉल सब यूनिट। अभी मैंने आपको बताया, ये मान लीजिए AUG है, UAC वाला tRNA यहाँ पर है और इसके पास ये है अमीनो एसिड 1 जो मिथायोनिन होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में है। अब इसके बाद वाला जो, ये मैं दूर जानबूझ के लिख रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसाम है, चलो पास, क्योंकि ये दूर दूर नहीं होते, पास पास होते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए यू लिख दिया है, ये हमारा कंप्लीट राइबोसोम बन गया है, ठीक है। अब इस यू से जो नया tRNA, ये कौन सी साइड है? P साइड। ये कौन सी साइड है? A साइड। जो नया आके काम करेगा वो कौन सा होगा बताओ? तो U के सामने वाला A ऐसे आके ये बाइंडिंग करेंगे और इनके पास होगा अमीनो एसिड 2। इस बाइंडिंग के लिए ज़रूरत होती है इलोंगेशन फैक्टर TU/TS प्लस GTP चाहिए होता है बॉन्डिंग के लिए। तो ये फिर से जो कोडॉन और एंटी कोडॉन के बीच में बॉन्डिंग हो जाती है। ये सेकेंड कोडॉन है और ये कौन सा है? ऊपर एंटी कोडॉन है इसका। लेकिन जैसे ही ये 2 अमीनो एसिड एक दूसरे के पास आते हैं तो इनके बीच में ये जो एनर्जी है दोनों के पास, दोनों ही चार्ज हैं, तो ये दोनों बना लेते हैं क्या? पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। किसके किसके बीच में? P साइड और A साइड वाले जो अमीनो एसिड हैं उनके बीच में बॉन्ड बन जाता है। तो कैसे बनता है? इसका CO, इसका जो NH2 होता है या NH होता है, इसके साथ बॉन्ड बनाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखो। पेप्टिडाइल से जो P साइड पर था उसका तो COH ग्रुप आता है और जो A साइड पर है उसका NH2 ग्रुप आता है, यानी कि उसका अमीनो ग्रुप यहाँ पर आता है। समझ में आ गया ना? तो ध्यान दीजिए, पहले वाले अमीनो एसिड का COH, दूसरे वाले का NH2, ये दोनों बॉन्ड बना देते हैं और इस बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ पर कैटलिस्ट की तरह काम करता है राइबोजाइम। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि एनर्जिकली फेवर्ड रिएक्शन है ये, फिर भी ये जो राइबोजाइम है ये इसकी सिंथेसिस को क्या कर देता है? कैटेलाइज कर देता है। और प्रोकैरियोट के लिए यहाँ पर 23S rRNA जो होता है, राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट का, राइबोसोम की जो लार्ज सब यूनिट है उसमें प्रेजेंट ये जो इम्पोर्टेंट
आरएनए है, यही इम्पोर्टेंट आरएनए जो लार्ज सब यूनिट में प्रेजेंट होता है, ये काम करता है। तो दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाता है। अब बॉन्ड बनने के बाद यहाँ पर होता है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन ऑफ राइबोसोम होता है, जिसके लिए ज़रूरत होती है ट्रांसलोकेज की, या जिसको हम लोग एक और नाम देते हैं, इसको बोल देते हैं एलोंगेशन फैक्टर जी, और इसके लिए भी जीटीपी की ज़रूरत पड़ती है। होता क्या है इसकी प्रेजेंस में? इसकी प्रेजेंस में ये होता है कि जैसे मान लो ये अपना कॉम्प्लेक्स है, तो अब यहाँ पर आपने देखा ये दो कोडॉन की हमने बात बताई थी, ए यू जी यू यू यू। तो अब क्या होगा, यहाँ पर जो टी आर एन ए है, इसके पास ही इस तरह से ये चेन लग गई, यानी दो अमीनो एसिड लग गए, और ये पी साइड बिल्कुल खाली हो गई। और जो राइबोसोम है वो इस तरह से मूव कर जाता है, ये पोजीशन हो गई, यानी राइबोसोम 5 एंड से 3 एंड की तरफ मूव कर गया। तो अब पी साइड पे कौन पहुंच गया? पी साइड पे वो जो ए साइड वाला था वो पहुंच गया, और यहाँ पर एक नई साइड खुल गई, एक नए अमीनो एसिड को लेने के लिए साइड खुल गई। मान लो हमने यहाँ जी 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 लिख रखा है, तो ए साइड फिर से खुल गई। अब इस ए साइड पर फिर से कोई नया आ जाएगा। क्लियर? तो ये नया वाला जो टी आर एन अमीनो एसिड कॉम्प्लेक्स है, अब जैसे इस जी 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 के लिए कौन सा आएगा बताओ? तो जी जी के लिए सी सी सी, ऐसा जिसके पास टी आर एन ए होगा, और ये मान लो हमारे एग्जाम्पल में अमीनो एसिड 3, इस तरह का कॉम्प्लेक्स जो है वो यहाँ पर आएगा, और फिर से वही पूरा रिएक्शन हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, एलोंगेशन में क्या क्या हुआ? एलोंगेशन में दो मेन चीज़ें हुई हैं। सबसे पहले तो ये हुआ कि ये जो हमारा राइबोसोम पे, इस पे एमआरएनए पर जो दूसरा वाला कोडॉन था, ए साइट पर प्रेजेंट था, इस पे अमीनो एसिड टीआरएन कॉम्प्लेक्स आके जुड़ गया। उसके बाद इन दोनों के बीच में एनर्जेटिकली फेवर्ड रिएक्शन होता है, तो पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है। हालांकि इसको कैटलाइज करने के लिए राइबोजाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है 23SRRNA प्रोकैरियोट के अंदर। हमेशा पेप्टाइड साइड वाला जो अमीनो एसिड है उसका COH, और एक्सेप्टर साइड वाले का NH2, ये दोनों बॉन्ड बनाते हैं। क्लियर? बॉन्ड बनने के बाद फिर क्या होता है? बॉन्ड बनाने के बाद ट्रांसलोकेशन हो जाता है, यानी राइबोसोम जो है वो 5 to 3 डायरेक्शन में मूव करता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। अब भाई बात आती है टर्मिनेशन की। आखिर ये कब तक बढ़ता हुआ चला जाएगा? चेन का टर्मिनेशन होगा? बिल्कुल होगा। तो कब तक ये जाएगा बच्चे? तो ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है, अब ध्यान दीजिए, मान लो ये हमारा 5 to 3 डायरेक्शन में चला जा रहा है। अब यहाँ पर कोई भी कोडॉन है, मान लो वॉट एवर कोडॉन और एंटी कोडॉन, ये हम नहीं लिखते। ये यहाँ पर एक टनल होती है, ऐसे मान लो, ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड यहाँ पर जुड़ गए हैं, लार्ज सब यूनिट में एक टनल होती है। अब ये हमारा कॉम्प्लेक्स यहाँ तक पहुँच चुका है, ये अमीनो एसिड कॉम्प्लेक्स पहुँच गया, ये ए साइड है। पी साइड पे तो आप देख रहे हैं कि खूब सारे अमीनो एसिड ज्वाइंट हो चुके हैं। अब मान लो यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल में कोई टर्मिनेशन कोडॉन है, UAA है। ये जो कोडॉन है ये टर्मिनेशन कोडॉन होता है, और इस टर्मिनेशन कोडॉन के लिए एक भी टीआरएनए नहीं है, किसी को अट्रैक्ट नहीं करता। तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पॉज होता है, और उसके बाद रिलीज फैक्टर निकलता है। ये जो रिलीज फैक्टर है इस पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल है ना। टर्मिनेशन कोडॉन कौन कौन से हैं? UAG है, UAA है, और UGA है। इन तीनों में कोई भी टर्मिनेशन कोडॉन आएगा तो फिर रिलीज फैक्टर आ जाएगा, और ये सारी चीज़ें रिलीज हो जाएंगी। सारी चीज़ें रिलीज होने का मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा टीआरएनए है, एमआरएनए है, ये अलग हो जाएगा। स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम अलग हो जाएगी, लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम अलग हो जाएगी, और ये जो नेसेंट अमीनो एसिड की चेन बनी है जिसको हम प्राइमरी प्रोटीन कहते हैं,
ठीक है ना, ये अमीनो एसिड चेन है, या आप इसको फर्स्ट डिग्री की प्रोटीन बोल सकते हो, ये भी अलग हो जाती है। फिर तुरंत इससे सेकेंड डिग्री की प्रोटीन और फिर थर्ड डिग्री की प्रोटीन बन जाती है, क्योंकि प्राइमरी प्रोटीन की लाइसिस हो जाती है। तो जैसे ही टर्मिनेशन कोडॉन आता है, रिलीज फैक्टर आएगा और ये सब अलग हो जाएंगे। ये भी जीटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस है, यानी रिलीज फैक्टर में भी जीटीपी काम करता है। तो खैर, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे काम करते हैं। तो एक अमीनो एसिड के लिए कितना एनर्जी खर्चा होगी, जरा कोई बता सकता है? यस, 1 एटीपी खर्च हुआ था उसके एक्टिवेशन में, 1 जीटीपी खर्चा हुआ था कोडॉन एंटीकोडॉन बॉन्डिंग में, और 1 जीटीपी खर्चा हुआ था ट्रांसलोकेशन में। तो फॉर ईच अमीनो एसिड, हालांकि इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके उसमें नहीं आना चाहिए नीट में, तो बट फॉर ईच अमीनो एसिड 1 एटीपी खर्च होता है और 2 जीटीपी खर्च होता है। इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर? ओके, ऑल द बेस्ट।